बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि रेमंड विलियम ने किस तरीके से जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेजेडी है उसको रिजेक्ट किया है, और इसके अंदर उसने एक्चुअली बर्टोल्ड ब्रेचट जो है उसके एपिक थिएटर को फेवर किया है। उसका रेफरेंस उसने दिया है और उसने कहा कि दैट इज द थिएटर जिसकी नीड है आज की सोसाइटी के अंदर। लेट्स सी वो जो एपिक थिएटर जिसको जो है अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, इन व्हाट वेज डज ब्रेचट रिजेक्ट ट्रेजेडी, रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, किस तरीके से उसने ब्रेचट ने रिजेक्ट किया है ट्रेजेडी को, यानी कि ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेजेडी को, जिसको हम एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी कहते हैं। In Bertolt Brecht, the rejection of tragedy has many motives and takes many forms. और rejection of tragedy जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा motives हैं और बहुत सी forms है इसकी। Elucidate Raymond William view on rejection of tragedy. Raymond William view जो है, आप बताएं कि उसने rejection of tragedy के बारे में क्या कहा। Explain in detail what Raymond William means by rejection of tragedy. Discuss rejection of tragedy by Raymond William. यहाँ पे देखिए, Raymond William takes up the subject of tragedy as an art form and tragedy as an experience in life. अभी इसके अंदर ये वो कोट ऐड कीजिएगा जो अभी आपको मैंने बताई थी, लिखेंगे नाम अभी स्लाइड में जो आपको पढ़ाई थी। Art is not, Brecht says, art is not a mirror held up to reality. यहाँ पे लिख, art is art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it. But a hammer with which to shape it. लिखना बेटा। अच्छा, उसके बाद जो है वो कहता है यहाँ पे कि वो रेमंड विलियम जो है सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी कैसे लेता है कि आर्ट फॉर्म और ट्रेजेडी को वो आर्ट फॉर्म के तौर पे लेता है, ट्रेजेडी एंड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी को आर्ट फॉर्म के तौर पे लेता है और ट्रेजेडी इटसेल्फ को एक एक्सपीरियंस इन लाइफ के तौर पे लेता है कि ट्रेजेडी को क्या शो करना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ शो करे जो कि कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी में है। he retraces retraces the tradition of tragedy and concepts associated with it because he believes that it is necessary for the understanding of modern tragedy. Instead of reaching oversimplified conclusion, Raymond goes into the complexity of concept, taking into account the various tragic theories and works of the paramount importance. In chapter Rejection of Tragedy, Raymond introduces certain radical and novel ideas about tragedy on the basis of work of Bertolt Brecht, who founded an epic theater as compared to the emotional theory and theater of Aristotle. ठीक है, उसने जो है अब क्या किया था, एपिक थिएटर को कंपेयर किया था इमोशनल थियरी। इमोशनल थियरी क्यों कहा गया अरिस्टोटेलियन थियरी को? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पिटी, फियर एंड कैथारसिस होता है और इमोशनली ऑडियंस अटैच हो जाती है किसके साथ, कैरेक्टर्स के साथ, स्टोरी के साथ, स्टेज के साथ। और उसी को वो थिएटर और एरिस्टोटल कहता है, इसी को वो इमोशनल थियरी कहता है। Brecht reject the conventional idea of tragedy and made it more experimental and rational। और ब्रेजेट ने रिजेक्ट किया है इस कन्वेंशनल आइडिया ऑफ ट्रेजेडी को, इसको उसने और भी एक्सपेरिमेंटल और रेशनल बना दिया। ब्रेजेट बिलीव द थिएटर ब्रॉडेस्ट फंक्शन इज टू एजुकेट। ब्रेजेट ये बिलीव करता है कि थिएटर का ब्रॉडेस्ट फंक्शन क्या है, टू एजुकेट, एंड इट इज नोबलेस्ट फंक्शन दैट वी हैव फाउंड फॉर थिएटर। और ये वो नोबलेस्ट फंक्शन है कि जो हम ये थिएटर के लिए से में फाउंड आउट करते हैं, थिएटर के थ्रू फाउंड आउट करते हैं। He created an influence theory of theater where in the play should not emotionally identify the spectator with the action of the play। और जहाँ पे वो कहता है कि वो एक influential theory of theater को बताता है, where in a play should not emotionally identify the spectator with the action of the play।
एक्शन ऑफ द प्ले के साथ जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, हम क्या है, हम स्पेक्टेटर्स। अगर हम ड्रामा देख रहे हैं तो हम क्या है, हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम ऑडियंस हैं। ठीक है, जब जो है दानिश मर गया था तो लोग क्यों रोए थे एक्चुअली, ठीक है, स्टेज के बाहर वो इस वजह से रोए थे क्योंकि वो इमोशनली एक्शन के साथ और उस ड्रामा के साथ उसके कैरेक्टर्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। तो वो इस इमोशनली अटैचमेंट को वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं आइडेंटिफाई करता स्पेक्टेटर को विद द एक्शन ऑफ द प्ले। समझ आ गई बात? तो इंस्टेड इट शुड क्रिएट डिस्टेंसिंग इफेक्ट। वो कहता है कि जो ऑडियंस है ना उसको दूर बैठे उस ड्रामा को देखना चाहिए। ठीक है, एक डिस्टेंसिंग इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए, इसको डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट शुड गिव द रेशनल एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज। और उसको क्या करना चाहिए कि एक रेशनल और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए ऑफ एक्शन ऑन द स्टेज को। वो ये बिलीव करता है कि एक्सपीरियंस ऑफ कैथारसिस ऑफ पिटी फियर जो है वो ऑडियंस को कॉम्प्लेसेंट छोड़ देता है। ठीक है, ये जो इमोशनली पिटी फियर एंड कैथारसिस क्या है, ये इमोशनल अटैचमेंट की वजह से इंसान जो है उसके आंसू निकल रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द ड्रामा या एट द एंड ऑफ द मूवीज। मूवीज का भी जब ट्रेजिक एंड होता है तो आप नोट करेंगे ना चाहते हुए भी हम ऐसे ही रो रहे होते हैं। वो क्या होता है, वो बेसिकली कैथारसिस होता है, वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है हमारी ड्रामा के साथ या मूवी के साथ। ठीक है, तो वो कहता है कि वो अब एक रेशनल और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन देता है। देखिए, अगर हम गैलीलियो गैलीलाई को देखते हैं तो हमारा एक डिस्टेंसिंग इफेक्ट क्रिएट किस तरीके से होता है कि एट द एंड जो स्टोरी होती है वो इनकम्प्लीट एंड हो जाती है। ठीक है, और आपसे ऑडियंस के सामने एक सवाल रखा जाता है, एक रेशनल और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है कि इज गैलीलियो हीरो और नॉट। अब आप ऑडियंस हैं, आपने ये बताना है आपके व्यू पॉइंट से क्या हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भाई वहां पे इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की एक थीम है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है, आप ऑडियंस हो, आप बताएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये ड्यू टू डिस्टेंसिंग इफेक्ट है कि बीइंग एन ऑब्जर्वर आपने दूर बैठे एक ड्रामा देखा और अब आप उसको खुद कंक्लूड कर रहे हैं रादर देन के जो राइटर है वो उस ड्रामा को कंक्लूड करे। सही, राइटर पहले ट्रेडिशनल वे में राइटर ड्रामा को कंक्लूड करता था और हीरो की डेथ पे एंड हुआ करता था। यहाँ पे मॉडर्न ट्रेजेडी में वो इस कॉन्सेप्ट को एपिक थिएटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहता नहीं, ड्रामा का कंक्लूजन ऑडियंस करेगी क्योंकि इतने जो 2 घंटे ऑडियंस ने लगा दिए उस ड्रामा को देखते हुए, तो उसको कंक्लूड करना चाहिए इन अ रैशनल वे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वे के थ्रू बीइंग एन ऑब्जर्वर उनको ये कंक्लूड करना चाहिए इस ड्रामा को। ऑडियंस पे छोड़ा जाता है वो ड्रामा। आप देखिए बहुत सारे ड्रामा आज भी अगर आप देखें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, लिखा होता है ना टू बी कंटिन्यूड, या एक अनएंडिंग पोजीशन में आपके एंड में आजकल भी ड्रामास के एंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या होगा। तो दैट इज द सेम थिंग जो कि दिखाई जाती है। ब्रिजिट बिलीव दैट रिस्पांस टू सफरिंग इज क्रूशियल, और वो बिलीव करता है कि ये जो रिस्पांस टू सफरिंग जो है वो क्रूशियल है। देयरफॉर यानी कि ये जो है सफरिंग को वो नहीं मानता था, हमने वो एंटी सफरिंग था ब्रिजिट जो है। ठीक है, तो वो कहता है ये सफरिंग जो है ना ये मुझे अपाल करती है। ये भी ब्रिजिट ने कहा था, मेरे नोट्स में देख लीजिएगा मैंने कोट लिखी हुई है। देयरफॉर इवन द स्पेक्टेटर ऑफ ट्रेजेडी बिकम्स अ participant in the tragedy through catharsis. Therefore, as participant, he can neither comprehend nor condemn suffering. और ब्रेचट ये बिलीव करता है कि ये जो रिस्पॉन्स टू सफरिंग है वो क्रूशियल है, और देयरफॉर अगर तो स्पेक्टेटर ऑफ ट्रेजेडी जो है वो एक पार्टिसिपेंट इन ट्रेजेडी बन जाते हैं थ्रू कैथारसिस। ठीक है, हम फिर क्या होते हैं, हम पार्टिसिपेंट। अगर हम ड्रामा के अंदर इमोशनली इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ड्रामा का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अ पार्टिसिपेंट इन ट्रेजेडी sorry as a participant he can neither comprehend nor condemn suffering। ना तो फिर हम अगर हम उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हैं यानी कि ड्रामा का पार्ट बन जाते हैं, या हमें जो है लगता है कि हमें इसी ड्रामा का पार्ट है और ये जो इसके साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी हो रहा है। हम अक्सर वो सास बहू वाले ड्रामे देखते हैं या औरत के साथ जुल्म होने वाला ड्रामा देखते हैं, क्या फीलिंग आती है?
अच्छा ये जो इसके साथ हो रहा है ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या होता है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर बीइंग एन ऑब्जर्वर मैं उसको देखूंगी, मैं कहूंगी इन्होंने एक ही थीम पकड़ी हुई है, उसी को पकड़ के वो गोल मोल करके पूरी ये ड्रामा लगा देते हैं ताकि औरत को सारी उम्र सफरिंग सफरिंग और सफरिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो ब्रेचट ने सही कहा था, दिस सफरिंग अपॉल्स मी। ठीक है, एक ही दुख पे बार 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 रोना, वो यही तो ब्रेचट कहता था कि कौन सी सफरिंग है। बल्कि ड्रामा के थ्रू ये चीज शो करनी चाहिए कि क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो आर्ट है ना, आर्ट फॉर्म है, तो आप सोसाइटी के अंदर कैसे चेंज ला सकते हैं। ठीक है, वो एक ड्रामा आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। चले बाद में बताऊंगी। अच्छा, Richard says that spectator needs to realize that these sufferings are due to the corrupt political system. अब क्या है बेसिकली, ये corrupt political system है। इस तरह के ड्रामास आज की मीडिया में क्यों दिखाए जाते हैं जिसमें औरत के ऊपर जुल्म दिखाया जाता है? एक्चुअली जो है सारी दुनिया इस वक्त फेमिनिज्म के पीछे पड़ी हुई है, औरत की आजादी के पीछे पड़ी हुई है कि औरत जो है वो बाहर निकले और फिर पता नहीं क्या 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 क्या, और उसके इक्वल राइट्स और उसके नाम पे औरत को जो है आजाद करने का ये पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल सिस्टम है, नॉट ड्यू टू सम पर्टिकुलर बैड पीपल। कुछ लोगों का इसमें रोल नहीं है, बल्कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही एक्चुअली करप्ट हो चुका होता है। A corrupt system makes a moral principle for its defense, और ये फिर कुछ moral principle बनाते हैं, जैसे आजकल हमने फेमिनिज्म को एक moral principle बनाया हुआ है, तो वो क्या है, अपने डिफेंस के लिए वो उसको यूज करते हैं, यानी कि अंडरवे कुछ और ही होता है। Badgett says an evil system is protected by a false morality, whereas our discourse is directed against immorality or some immoral individuals and not against the evil system. Badgett यही तो कहता है कि एक evil system जो है उसको एक false morality के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो फेमिनिज्म वाला जो है ना, ये एक्चुअली फॉल्स मोरालिटी है, हमारे सामने एक मोरालिटी के लिबादे में जो है एक इवल सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, और ये ड्रामास के थ्रू औरत पे जो जुल्म दिखाया जा रहा है, तो ये अननेसेसरी सफरिंग है जो कि दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो इसको नहीं, वो कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। वेयर एज आवर डिस्कस, क्योंकि फिर होता ये है कि सोसाइटी इम्यून हो जाती है, फिर हम कहते हैं अच्छा सबके साथ रोज बम जमा के दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारे दिल सख्त हो जाएंगे ना। Whereas our disgust is directed against immorality, हमारी तो disgust जो है immorality के against होनी चाहिए। ठीक है, हमारी नफरत किसकी अगेंस्ट होनी चाहिए? इमोरलिटी। इंटेलेक्चुअल तो यही कहता है, रेशनल थॉट, आपकी अकल क्या कहती है कि भाई आपकी आपका डिस्गस्ट, आपकी नफरत किसकी तरफ, हेट्रेड किसकी तरफ होना चाहिए? इमोरलिटी की तरफ होना चाहिए। लेकिन थ्रू एन इवल सिस्टम एक फॉल्स मोरालिटी क्रिएट की जाती है जो कि उन ड्रामास के थ्रू शो की जाती है, जिनको इमोशनली ऑडियंस के साथ अटैच किया जाता है और एक फॉल्स मोरालिटी क्रिएट की जाती है, और सम इमोरल इंडिविजुअल आर नॉट अगेंस्ट द इवल सिस्टम, और कुछ इमोरल इंडिविजुअल और नॉट अगेंस्ट द, तो हमारी जो डिस्गस्ट है उस इमोरलिटी, हम कहते हैं ना कि बुराई से नफरत करो, बुरे इंसान से नफरत नहीं करो। ठीक है, तो वो यही कहता है कि हमारी जो डिस्गस्ट है उस इमोरलिटी के खिलाफ होनी चाहिए, या फिर कुछ इमोरल इंडिविजुअल्स के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि अगेंस्ट द इवल सिस्टम। Therefore, under these conditions, these moralities serve the cause of the cruel system. और फिर under these conditions ही morality जो है वो सर्व करती है cause of a cruel system। ये जो self created morality होती है ना, इसी की बेस पे cruel system जो है वो क्रिएट किया जाता है। ब्रिटिश सेज दैट मोरालिटी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म आर यूज्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग क्लास एज अ शील्ड अगेंस्ट पब्लिक रिसेंटमेंट। और ब्रिटिश ये कहता है कि जो मोरालिटी है, रिलीजन और फिर स्पिरिचुअलिज्म, ये सब यूज किए जाते हैं बाय द एक्सप्लॉइटिंग क्लास के थ्रू एज अ शील्ड अगेंस्ट पब्लिक रिसेंटमेंट, एक शील्ड अगेंस्ट के लोग शायद उनसे नफरत ना करें, तो एक फॉल्स मोरालिटी क्रिएट की जाती है। ठीक, फर्दर ब्रजेट थिंक्स दैट अ कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ सफरिंग किल्स आवर सेंस ऑफ सिंपैथी। जब आप कंटिन्यूअसली सफरिंग सफरिंग एंड सफरिंग शो करते रहेंगे तो फाइनली हमारी सिंपैथी खत्म हो जाएगी, हम लोग इम्यून हो जाएंगे, हम आदी हो जाएंगे कि जुल्म होता रहे।
ठीक है, रोज बम धमाके अगर मीडिया पे दिखाए जाते रहेंगे तो हम लोग इम्यून हो जाएंगे ना। तो ही सेज इफ द ट्रबल इज एक्सपोज्ड फॉर सेवरल टाइम द रिस्पांस टू द ट्रबल विल चेंज। इतनी दफा अगर तकलीफ दिखाएंगे तो हमारा रिस्पांस ट्रबल से के मामले में खत्म हो जाएगा एंड माइंड विल बिकम कैलोस, और हम बिल्कुल कुन जहन हो जाएंगे, हम जो है बंक हो जाएंगे। ठीक है, हम बंक हो जाएंगे, हमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा एक और दफा हम धमाका हो गया, खैर है कोई बात नहीं, कल 50 मरे थे आज तो सिर्फ 30 मरे। तो फिर ये वाले हालात हो जाते हैं। इट मेक्स द स्पेक्टेटर इनसेंसिटिव टू सफरिंग, और फिर स्पेक्टेटर इनसेंसिटिव हो जाते हैं सफरिंग की तरफ। पीपल बिकम हार्टलेस एंड पिटी इज ड्रेन फ्रॉम देयर हार्ट, और लोग जो है वो हार्टलेस हो जाते हैं और पिटी जो है वो उनके हार्ट से खत्म हो जाती है। इन ऑर्डर टू डिटैच द स्पेक्टेटर फ्रॉम द इमोशनल इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी, Pritchett employed the use of techniques that remind the spectator that the play is representative of। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि ब्रिचेट जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो हम कांस्टेंट सफरिंग दिखाते रहते हैं थ्रू द ड्रामा, ये किल कर देता है हमारी सिंपैथी को और हमारे हार्ट्स को, हमारे माइंड को गैलोस बना देता है। और फिर ब्रिचेट ये कहता है कि ब्रिचेट अप्लाइड द यूज ऑफ टेक्निक जो रिमाइंड करती है स्पेक्टेटर को दैट द प्ले इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियलिटी। ठीक है, और वो एम्प्लॉय करता है यूज ऑफ टेक्निक को जो कि रिमाइंड करता है, रिमाइंड द स्पेक्टेटर कि प्ले जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियलिटी है एंड नॉट द रियलिटी इटसेल्फ, बट ही कॉल्ड द डिस्टेंसेस इफेक्ट। अच्छा, अब ब्रिचेट कहता है, वो एम्प्लॉय करता है यूज ऑफ टेक्निक जो कि रिमाइंड करवाती रहे स्पेक्टेटर को कि प्ले एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी तो है, लेकिन वो रियलिटी इटसेल्फ नहीं है, which he called the distansive effect। ठीक है, तो प्ले क्या है, आर्ट जो होता है वो क्या होता है, आर्ट इज नॉट अ मिरर हेल्ड अप टू रियलिटी बट अ हैमर विद विच टू शेप इट। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि प्ले जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी नहीं है, बल्कि वो रियलिटी इटसेल्फ है जिसके अंदर एक डिस्टेंसिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ये जो टेक्निक्स होती हैं ये इंक्लूड करती हैं डायरेक्ट addressed by actor to the audience, transposition of text to the third person or past tense, speaking the stage direction out loud exaggeration, unnatural stage lightning, the use of song and explanatory play cards। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो कुछ ऑडियंस डिस्टेंसिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों को भी यूज करता है। इंक्लूड द डायरेक्ट एड्रेस बाय द एक्टर्स टू द ऑडियंस। डायरेक्ट एड्रेस होता है, एक्टर्स जो है ऑडियंस से डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ टेक्स्ट टू द थर्ड पर्सन और द पास्ट टेंस, इसी तरीके से ट्रांसपोजिशन होती है। प्ले कार्ड्स के थ्रू जो है वो बताया जाता है कि भाई ये जैसे गैलीलियो गैलीलाई है ना, आप उस ड्रामे का अगर कभी टेक्स्ट पढ़ें, आप देखें वो सीन्स में लिखा हुआ है, सीन 1 सीन 2, और फिर उसमें लिखा होता है कि ये फ्लोरेसेंस में है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये जो है अब इंक्विजिशन में जो है गैलीलियो आ गया है, अब वो जो है इटली में है, अब वो टेलीस्कोप वाला जो है वो सीन आ गया है। तो वो प्ले कार्ड्स के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यूज ऑफ प्ले कार्ड्स भी होता है। स्पीकिंग द स्टेज डायरेक्शन आउट लाउड, इसी तरीके से आप देखें कि कुछ अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, हमने भी वो दौर देखा हुआ है जिसके अंदर एक स्टेज ड्रामा होता था और एक प्ले कार्ड दिखाया जाता था, और जो बंदा वो प्ले कार्ड लेके आता था उसके पीछे एक स्पीकर बैठा होता था और वो स्पीकर लाउडली कहता था कि इस ड्रामा के अंदर जो है ये सीन है। ठीक है, तो वो जो है स्टेज डायरेक्शन आउट लाउड जो है वो शो कर की जाती थी, जैसे लाइट, कैमरा, एक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर एग्जेजरेशन, अननेचुरल स्टेज लाइटनिंग, आप देखें कि अक्सर स्टेज ड्रामाज होते हैं उसमें जो लाइट होती है ना वो कैरेक्टर के ऊपर आ रही होती है, ऊपर से एक लाइट फॉल करती है और वो कैरेक्टर जहां जहां मूव करता है वो गोल सर्कल जो है वो कैरेक्टर के ऊपर चलता जाता है। ठीक है, तो अननेचुरल स्टेज लाइटनिंग भी यूज की जाती है। यूज ऑफ सॉन्ग किया जाता है और एक्सप्लेनेटरी प्ले कार्ड्स, वही एक्सप्लेनेटरी प्ले कार्ड्स जो मैं अभी आपको बता रही थी। Another technique that Bridget applied to achieve his distancing effect was the principle of historification। हिस्टोरिफिकेशन, गैलीलियो गैलीलाई एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर उसने हिस्टोरीफाई किया है गैलीलियो की कहानी को। तो उसने क्या किया, हिस्टोरिफिकेशन की है। ठीक है,
So the principle of historification is a fundamental part of the Marxist aesthetic. The content of many of play deal with fictional telling of historical figures or events. अब गैलीलियो obviously एक historical figure था और जो उसके साथ हुआ वो सब वो events थे. ठीक है, his idea was that a story contemporary to audience may not be able to maintain the critical perspective. Instead he focused on the historical stories that had parallel theme to the social ills he tried to highlight in his own time. Now, Pratchett thought that instead of sympathy, there must be direct shock to outrage the people. Pratchett and other writers portray the wars and thieves as their heroes in order to agitate the hardened consciousness of the people. ठीक है, ब्रेचेट और बाकी जो राइटर्स हैं उन्होंने वॉर्स और थीव्स को अपने हीरोज बनाया है इन ऑर्डर टू एजुकेट द हार्डेंड कॉन्शियसनेस, ताकि वो जो लोगों की एक हार्डेंड कॉन्शियसनेस है ना लोगों क्योंकि लोग इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो इस वजह से जो है उसने पोर्ट्रे किया ताकि उस हार्डेंड कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल को एजुकेट किया जा सके. बट इवन दिस एक्सपेरिमेंट फेल्ड इन शॉकिंग द ऑडियंस, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हुआ शॉकिंग द ऑडियंस एंड एज इट फर्दर फोर्टिफाइड देयर फॉल्स मॉरल वैल्यूज, क्योंकि ये फर्दर फोर्टिफाई करता है फॉल्स मॉरल वैल्यूज को. पीपल वुड सिट बैक इन देयर सीट्स एंड वॉच क्राइम फ्रॉम अ डिस्टेंस एज बिलोंगिंग सम रिमोट वर्ल्ड एंड नॉट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी. अब वो कहता है कि जो डिस्टेंसिंग इफेक्ट का मकसद क्या है कि जो ऑडियंस है ना वो दूर परे एक स्टेज पे बैठी हो बीइंग एन ऑब्जर्वर और वो एक क्राइम को फ्रॉम अ डिस्टेंस देखे और वो जैसे किसी रिमोट वर्ल्ड से किसी और दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और नॉट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी, और वो जैसे उस सोसाइटी का स्ट्रक्चरल पार्ट ही नहीं है. Better rejected the validity of so-called refined sentiments of goodness, love and sacrifice. ठीक है, अब वो जो है जैसे हमने अरिस्टोटेलियन हीरो का पढ़ा था ना कि दैट शुड बी गुड, उसके अंदर गुडनेस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा कि वो जो है उसके अंदर गुडनेस एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा होती है, उसके अंदर पार एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा होती है. ब्रेचेट ने ना ये गुडनेस, लव और सेक्रीफाइस का फार्मूला जो है ना उसने कहा ये इसको रिजेक्ट कर दिया. वो कहता है दीज टू हिम आर फॉल्स सेंटिमेंट्स, ये सारे फॉल्स सेंटिमेंट्स हैं जिनको रोमांटिसाइज किया गया है पर्पसली. ठीक है, पर्पसली रोमांटिसाइज किया गया है, ये ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड के अंदर. लव ही थिंग्स सेपरेट अस फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और वो कहता है ये जो लव है, इमोशंस हैं, ये हमें ह्यूमैनिटी से सेपरेट कर देते हैं. William has discussed 6 plays: The Threepenny Opera, Saint John of Stockyard, Die Messenham, The Good Women to Suzanne, Mother Courage and Her Children, and The Life of Galileo. उसने 6 plays थे जिसका रेफरेंस दिया. Peckham and Brechet's play The Threepenny Opera uses pity as a trait in his establishment of beggars. ठीक है, पीकम ने ब्रेचेट प्लेस के अंदर द थ्री पेनी ओपरा के अंदर उसने पिटी को एज अ ट्रेड यूज किया इन हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेगर्स, कि बेगर्स एस्टैब्लिश होते हैं. देखिए, हम खुद पैसे दे के बेगर्स को, तो फिर हम क्या करते हैं, जिसने काम करना भी होता है उसको भी बेगर बना देते हैं. जब एक बेगर ये देखता है कि भाई एक, बल्कि स्वीपर ये देखता है कि बेगर्स को मुझसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो बेचारा स्वीपर भी फिर मांगने पे आ जाता है. वो कहता है मैं भी फिर क्यों झाड़ू दूं, मैं क्यों सड़कें साफ करूं, मैं भी बेगर ही बन जाता हूँ. तो सिंपैथी बिकम्स अ ट्रेड. तो यूं सिंपैथी एक ट्रेड बन जाती है. आप देख लें सड़कों के किनारे जो मांगने वाले खड़े होते हैं. दैट नोरिशेस ऑन ह्यूमन सफरिंग, और ये नोरिश करता है ऑन ह्यूमन सफरिंग. To better individual goodness is of very little value. He tries to look into contradiction between individual goodness and social action. In his play Mother Courage and Her Children, Bridget invites us to see what happens to a good person in a bad society. एक गुड पर्सन के साथ एक बैड सोसाइटी के अंदर क्या होता है. थ्रू द प्रोटैगनिस्ट ही सीक्स टू शो अस हाउ गुडनेस इज एक्सप्लॉइटेड बाय बोथ गॉड्स एंड मैन एंड हाउ अ गुड पर्सन इज अलाइनेटेड. वो शो करता है कि भाई किस तरीके से गुडनेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, बाय गॉड्स एंड मैन.
और किस तरीके से एक गुड पर्सन को एलाइनेट किया जाता है। ठीक है, वही जो है ना कि एक फार्मूला हमारा जो अप्लाई होता है कि इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एक बैड सोसाइटी के अंदर एक गुड इंडिविजुअल जो है वो एंट्रैप हो जाता है और उसकी जो गुडनेस होती है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो Bridget good women of Suzanne presents a kind-hearted prostitute, but she is alienated। और Bridget के ये जो गुड वीमेन ऑफ सुजैन है, यानी कि ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, ये प्रेजेंट करता है काइंड हार्टेड प्रोस्टिट्यूट को, लेकिन उसको एलाइनेट कर दिया जाता है। द ओनली वे आउट अंडर such circumstances is sacrifice, but Bridget rejects such acceptance of suffering। अब देखिए, द क्रूसिबल के अंदर जो जॉन प्रॉक्टर ने सेक्रीफाइस किया था ना, ब्रिचेट जो है ना उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, वो कहता है ये इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लव सिंपैथी और ये सेक्रीफाइस जो है ना ये फॉल्स मोरालिटीज है। ठीक है, ये जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो बट ब्रिचेट रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग, लेकिन वो जो है वो क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है इस तरह की सफरिंग को। He does not agree with the idea that suffering ennobles us। वो नहीं एग्री करता उस आइडिया के साथ, और वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो सफरिंग होती है ना वो एनोबल अस कर, मतलब हमें एनोबल करती है। सफरिंग कैन नेवर बी गुड एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ये जो सफरिंग होती है इसको ये कभी भी अच्छी नहीं होती और मस्ट बी अवॉइडेड। बैड सोसाइटी नीड हीरोज एंड इट इज अ बैड लाइफ दैट नीड सेक्रीफाइस। ये जो इसने कोट है ना, ये गैलीलियो गैलीलाई के अंदर भी उसने, गैलीलियो ने खुद कहा था कि ये जो बैड सोसाइटीज होती है ना उनको हीरोज की जरूरत होती है, और ये बैड लाइफ होती है जिनको सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। ही कंसीडर इट इज सिन टू बी डिस्ट्रॉयड बाय क्रुएलिटी। वो कहता है कि अगर आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना क्रुएलिटी के सामने तो ये सिन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ना कि हीरो की डेफिनेशन क्या थी, जो कट तो जाता है झुकता नहीं है, जो मर तो जाता है झुकता नहीं है। गैलीलियो गैलीलाई इसको फॉल्स मोरालिटी कहता है। वो कहता है ये क्रूएलिटी है। ठीक है, आप अगर एक सोसाइटी के अंदर, वो कहते हैं ये जो बैड सोसाइटीज होती हैं, अब क्या वो सफरिंग के थ्रू दिखा रहा है हमें। देखिए बेटा, आजकल जो ड्रामाज आ रहे हैं, अगर आप इंटरनेट मीडिया के ऊपर देखें, मोस्टली क्या है, औरत के ऊपर जुल्म दिखाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि औरत के दिमाग के अंदर ये डाल दिया गया है कि भाई तुम जो ना एक बहुत ही वीक सी चीज हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर जुल्म होना ही होना है। अब अल्टीमेटली हो ये रहा है, मैं आपको सही बताऊं कि इस तरीके से बच्चियों के दिमाग को इंट्रैप कर दिया गया है कि हो चुका है, क्योंकि उनका गुमान ही खराब हो गया ना, उसके दिमाग के अंदर वो सफरिंग जो है वो डाल दी गई है कि अगर उसको अच्छा शोहर और अच्छा ससुराल भी मिल जाए, उसको लगता है नहीं मेरे साथ जुल्म हो रहा है, नहीं मुझसे आटा गुंदवा दिया, नहीं मुझसे यूं करवा दिया, नहीं मेहमान आ गए, हाय मेहमान आ गए, हाय नंद आ गई, हाय सास आ गई मेरे घर और मुझे तो इतना काम करना पड़ गया। तो बेसिकली क्या है ये, ठीक है, और हम ना चाहते हुए भी कीड़े निकालने लग जाते हैं, हालांकि वो जुल्म नहीं होता, लेकिन हमारे लिए वो जुल्म होता है। हाय मेहमान आ गए जी, तो वो एक्चुअली क्यों है इस तरह का एटीट्यूड। और मैं आपको सही बताऊं 99% अगर मैं उनको बच्चियों को कहूँगी ना बेटा आप गिबत नहीं करें, ऐसे नहीं कहें, वो थोड़ी देर बाद मैम आपको मैं सही बताऊं ना, देखे ना, वो मैंने अभी तक अपनी अम्मी को भी ये बात नहीं बताई जो मैं अब आपको बताने, वो फिर शुरू हो जाती है, फिर नंदों की बारी आ जाती है, फिर मैं उसको कहूँगी बेटा आप जरा देखें ये गलत बात है, आप नहीं बुराई करें। थोड़ी देर बाद फिर वो शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं मैम वो जो मेरी जेठानी थी ना उसने भी ऐसे, यार मेरे लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं उनको ये चीज बता रही होती हूँ कि बेटा ये सफरिंग नहीं है जिसको आप सफरिंग कह रहे हो, लेकिन वो क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर थ्रू मीडिया इम्प्लांट कर दी गई है, वो बच्चियां बचपन से इस तरह के ड्रामास देखती आ रही हैं, तो सफरिंग ना भी हो तो उनको सफरिंग ही लग रही होती है। तो क्या होता है कि वो जो सफरिंग जो होती है ना इसको अवॉइड होना चाहिए, बजाय इसके कि बल्कि कोई ऐसा आर्ट अगर दिखाना ही है तो आर्ट
के थ्रू कोई एक मैसेज दें कि औरत को बताएं कि भाई आप क्या कर सकते हो, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, मतलब किस तरीके से आप जो है आगे चल सकते हो, ये चीज नहीं दिखाई जाती। बस वही दिखाया जाता है कि मियाँ ने एक थप्पड़ लगा दिया तो सास ने यूं कह दिया तो फलाने ने हांडी जला दी। तो एक्चुअली ये चीजें जो हैं ये हमारी सोसाइटी को फिर तबाह करती हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी अगर आप हमारी मूवीज और ड्रामा देखें, या तो वो कोई हीरो हीरोइन की कहानी होती है जिसकी एंड में शादी हो जाती है, जिसमें एक बड़ा सा बंगला होता है और हीरो हीरोइन जो है वो हनीमून मनाने पता नहीं कौन से मुल्क जाते हैं और फिर वो गाना चलता है। और फिर आज की जो लड़की है, आज की जो बीवी है, उसने नई नवेली दुल्हन उसने एक स्टैंडर्ड कायम कर लिया है कि शायद अच्छा शोहर वो होता है जो हनीमून मनाने जो है किसी महंगी जगह पे औरत को लेके जाता है, अपनी बीवी को लेके जाता है। तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड एक्चुअली, ये स्टैंडर्ड नहीं है बेटा। कपड़े जूते और घूमने फिरने से एक्चुअली किसी का ये नहीं आप कह सकते कि ये अजीम शोहर है, ठीक है। एक्चुअली हमने फॉल्स स्टैंडर्ड्स बनाए थ्रू दिस मीडिया। और आप उधर देखे तो सही, वो जो दस्तरखान बिछा होता है उसके अंदर जूसेस पड़े होते हैं, मुझे बताया तो सही, हमारे को अमीर अमीर घर भी होंगे ना, उधर भी जूस नहीं पड़ा होता, सादा पानी पड़ा होता है। लेकिन क्या है कि हमने फॉल्स मोरालिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। मैं एक बच्ची को समझा रही थी, बेटा यूं ये वो देखे ना मैम, हम आप देखिए मुझे कोई हनीमून में ना, तो हनीमून मतलब ये जुल्म हो गया अगर हनीमून पे नहीं गए तो एक्चुअली दैट इज अ फॉल्स मोरालिटी बेटा, दैट इज अ फॉल्स मोरालिटी, दैट इज द रॉन्ग थिंग जो कि हमारे प्रेस के थ्रू इम्प्लांट की गई है इन अ सोसाइटी, ठीक है। और इसके पीछे अच्छा खासा पैसा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहता है ये बैड सोसाइटीज होती हैं जिसको हीरोज की जरूरत होती है। तो एक्सट्रीमली गुड पर्सन दिखाने की जरूरत नहीं है, और इट इज अ बैड लाइफ दैट नीड सेक्रीफाइस, और ये एक बैड लाइफ होती है जो सेक्रीफाइस जिसकी जरूरत होती है, और वो कंसीडर करता है इट इज सिन टू बी डिस्ट्रॉयड बाय क्रुएलिटी। और ये जो है सिन है कि आप अपने आप को मार लें इन फ्रंट ऑफ क्रुएलिटी। अब गैलीलियो ने क्या किया था, उसने रीकेंट किया था और उसने बैगियर लगाया था, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया था, उसने अपने एम्स एंड एम्बिशंस पे सेक्रीफाइस नहीं किया था। उसने उनको पूरा करने के लिए उसने माफी मांग ली थी, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया था। तो वो यही बात करता है कि ये एक सिन है टू बी डिस्ट्रॉयड बाय क्रुएलिटी। कि आप अब देखिए वो जो जॉन प्रॉक्टर का जो एक रोल दिखाया गया द क्रूसिबल के अंदर कि जॉन प्रॉक्टर को फांसी दे दी जाती है, तो आप वो सोचें आज सोसाइटी के अंदर क्या ये व्यू पॉइंट जो है वो प्रिवेल नहीं कर गया कि बंदा अच्छा ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, अच्छे होंगे तो गाली पड़ेगी, जॉन प्रॉक्टर की तरह हमें भी सूली पे लटका दिया जाएगा। तो लोग फिर नेकी करने से डरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फॉल्स मोरालिटी है जो क्रिएट की गई कि अच्छा इंसान जो है उसके साथ जुल्म ही होगा, वो जीतेगा नहीं, ठीक है। ये ड्रामास के थ्रू हमें बताया जा रहा है, और इसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है ताकि अच्छे इंसान भी बोलना बंद कर दें। एक फॉल्स मोरालिटी क्रिएट की जाती है और लगाया कहाँ जाता है, हमें सास बहू के ड्रामों पे और एक रोमांटिक ड्रामे पे हमें लगा दिया जाता है, ठीक है। और हमारी कोई रैशनल सोच नहीं रहती, हमारी कोई इंटेलेक्चुअल सोच फिर नहीं रहती। तो ये वो सेक्रीफाइसेस और लव और ये जो सारी जो सिंपैथी और ये सारा कुछ जो ड्रामास के थ्रू दिखाया जाता है, दैट इज क्रिएटिंग अ फॉल्स मोरालिटी, जिसको ब्रेचेट ने एक्चुअली रिजेक्ट किया था। Bridget mature drama tells us that it is not possible to label people as good or bad. ये पॉसिबल नहीं है कि हम लेबल करें पीपल को कि वो गुड या बैड है। गुडनेस एंड बैडनेस आर ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन इन द सेम इंडिविजुअल हिबेटिव, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एक्सप्रेशंस हैं। वी ऑल लिव अंडर दिस टेंशन, वी ऑल हैव स्प्लिट कॉन्शियसनेस, हम सबकी स्प्लिट कॉन्शियसनेस होती है। द कॉन्ट्रडिक्शन इन अ कैरेक्टर आर समटाइम्स हार्ड एंड समटाइम्स जनरस बट दे आर रियल। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती है ना कि हम अंडर एक सर्कमस्टांसेस के सिचुएशन के डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो ये क्या होते हैं, समटाइम जनरस होती हैं, कभी रियल भी होती हैं, ठीक है। एक टेंशन के अंदर एक हीरो जो है वो परफॉर्म करता है, ब्रेचर्ड ये बिलीव करता है। तो विलियम कॉल्स दिस अप्रोच इज कॉम्प्लेक्सिंग, वो इसको कॉम्प्लेक्सिंग कहता है। लेट्स सी व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिंग। ब्रेचर्ड प्लेज द लाइफ of Galileo
is such a case of complex scene. We can admire or despise Galileo. हम खुद कहते हैं वो हीरो है कि नहीं है. But Richard is not asking to do us this. He is only telling us what happens to consciousness when it is caught in deadlock between individual and social morality. कि क्या क्या होता है एक इंडिविजुअल जब एंट्रैप हो जाता है एक सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, वो एक डेडलॉक में फंस के रह जाता है. और किसमें, इंडिविजुअल सोशल मोरालिटी के एक कॉन्शियसनेस के साथ हमारी क्या होता है जब हम एक सोशल ट्रेडिशन के अंदर सोशल नॉर्म्स. अब देखें गैलीलियो कहाँ पे फंस गया था, वो तो इंक्विजिशन में. इंक्विजिशन एक्चुअली ऐसी अदालत को कहते हैं जहाँ पे ऐसे केसेस देखे जाते हैं जो दीन के खिलाफ कोई गलत बात कर देते हैं, ठीक है, उसको इंक्विजिशन कहते हैं. ठीक है, एक रिलीजियस अदालत होती है जिसको इंक्विजिशन कहते हैं. और बारबनी एक्चुअली उसका पॉप होता है, उसका अदालत का जो है ना वो लॉयर, वो जो जज होता है. तो क्या होता है, वी आर यूज्ड टू ट्रेजेडी एंड मार्टरडम अंडर सच सर्कमस्टांसेस. और हम आदी हो गए हैं कि या तो ट्रेजेडी होगी एक नेक इंसान के साथ, या फिर वो सेक्रीफाइस होगा, वो शहीद कर दिया जाएगा अंडर सच सर्कमस्टांसेस, that we are unable to see their experience in a radically different way, complex scene. अब ये कॉम्प्लेक्स सीन के थ्रू हम उस एक्सपीरियंस को एक डिफरेंट वे में देखते हैं. कभी कोई पहले हमने ड्रामा ऐसे जज किया जैसे हमने गैलीलियो गैलीलाई को ऑब्जर्व किया, ठीक है, नहीं किया ना. और हमने क्यों किया, हमने इस कॉम्प्लेक्स सीन के थ्रू देखा. और इसमें बेटा मेरे नोट्स में देखिएगा मैंने लिखा हुआ थिंकिंग विद इन द फ्लो ऑफ द thinking above the flow of the play is more important than thinking within the flow of the play. और यहाँ पे एक वो कोड वो भी आएगी कि what happens through the hero, it is not important what happens to the hero, but it is important what happens through the hero. That is the complex scene, ठीक है, उसको हम complex scene कहते हैं. The purpose of tragedy according to him should not be catharsis but agitation and action. और वो जो पर्पस ऑफ ट्रेजेडी है वो क्या होना चाहिए, वो कथारसिस नहीं होना चाहिए बल्कि एजिटेशन एंड एक्शन होना चाहिए. उसकी थियोरी ऑफ थिएटर हैज heavily influenced the modern theatre. Some of its innovations have become so common that they have entered theatrically canon. He is the forerunner of the contemporary postmodern theatre practice. This is particularly so because he questioned and dissolved many of the acceptable practices of the theatre of his time and created a political theatre. Moreover, he was one of the first theatre practitioners incorporating multimedia into semiotics, the study of science. Moreover, वो क्या है, he was one of the first theatre practitioners जिसने incorporate किया multimedia को into the semiotics, the study of science. तो ये क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, रेस्पॉन्स टू सफरिंग जो है वो क्रूशियल होता है. कॉन्स्टेंट सफरिंग जो है वो किल कर देती है हमारी सेंस को. ब्रेचेट टेक्निक, डिस्टेंसिंग इफेक्ट, द लाइफ ऑफ गैलीलियो, कॉम्प्लेक्सिंग एंड देन फाइनली कंक्लूजन. ठीक है, ओवरऑल देखें बेटा बात सारी उसने वही कर दी जो हम भी करते हैं. इवन मेरा ख्याल है हर अक्लमंद इंसान यही कहता होगा. मैंने तो खैर ड्रामाज देखना ही छोड़ दिया, बहुत ही अर्सा हो गया, टाइम भी नहीं है. दूसरा वैसे ही वक्त बर्बाद करने वाली बात होती है. कोई काम का ड्रामा लगे तो हम देखें, ठीक. तो बात फिर वही होती है ना कि एक्चुअली वो ओवरऑल जो अभी तक हमने मॉडर्न ट्रेजेडी पढ़ी ना, जो उसके 3 हमने पढ़े, वो एक्चुअली एक रियलिटी बेस्ड ड्रामा या प्ले की बात करता है. और वो कहता है कि आर्ट जो है ना, जो प्ले है या जो थिएटर है, उसको रियलिटी शो करनी चाहिए. उसको सोसाइटी ऐसा ड्रामा होना चाहिए जो सोसाइटी में बजाय इसके कि वो सफरिंग क्रिएट करे ना, वो जो है इंसान को जीना सिखाए, उसको आगे जाना सिखाए, उसको अपने एम्स एंड एम्बिशंस जो है आगे लेके जाना सिखाए. ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो बताता है. और एक ड्रामा या एक प्ले को एक ऐसा होना चाहिए कि इंसान सोचे, इंसान को सोचना चाहिए, वो सोचने में मजबूर हो जाए कि भाई अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, अब हमारी सोसाइटी अगर ऐसे है तो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी देखें आप हमारी ड्रामाज उठा के देख लें, इंटरनेट मीडिया पे जो आ रहे हैं, ट्राई एंगुलर रिलेशनशिप्स शो किए जा रहे हैं.
जिसको नहीं भी पता ना उसको भी पता चल जाएगा अब इस बुराई को, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बुराई फैल जाएगी, ईवल जो है वो फैल जाएगा, सही। तो जब हम ईवल को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं, सफरिंग को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, तो सफरिंग बार बार पोर्ट्रे करने से हमारे जो माइंड्स होते हैं ना वो सेंसलेस हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं। और नंबर 2, जब ईवल को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है ना तो ईवल जो है पार्ट ऑफ द सोसाइटी बन जाता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी। देखिए जुलेखा का जो नाम है ना कुरान मजीद में कहीं जुलेखा का नाम नहीं, ये एक मतलब एक जस्ट एक नाम क्रिएट किया गया अफसानों में, ठीक। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को नहीं बताया था कि इस औरत ने मेरे साथ क्या किया, वो तो कुरान में अल्लाह ने फिर बताया ना। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की कोई बुराई नहीं की थी। बाद में जुलेखा ने कहा था कि मैंने जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे किया था। रीज़न क्या थी कि एक नबी ने उस बुराई का जिक्र नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि जब बुराई बेटा बहुत ज़्यादा जो है बार बार रिपीट की जाती है वो सोसाइटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। इसी वजह से मना किया जाता है ना। बहुत सारे स्पीकर्स कहते हैं कि ये जो आजकल चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, इसको बार बार नहीं एक्सप्लेन करें मीडिया के ऊपर कि जिसको नहीं भी पता ना उसको भी पता चल जाएगा और ये बुराई फिर आम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई मना किया जाता है कि बुराई को बार बार रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। एक जो छोटा बच्चा या एक लड़का जो है जो एक पढ़ी लिखी फैमिली से है वो एक ड्रामा देख रहा है बचपन से जिसमें एक लड़की को थप्पड़ मारता है उसका शोहर, और आई थिंक सो ये मेरे ख्याल है 90% ड्रामाज में यही हो रहा है। अल्टीमेटली वो जो देखता है बेटा वो उसका दिमाग का विजन बन जाता है और फाइनली वो भी बड़ा होकर थप्पड़ ही लगाता है अपनी बीवी, ठीक है। और आप ओवरऑल ड्रामा के अंदर देखें इम्प्रैक्टिकलिटी शो की जा रही है, ठीक है। लस्ट फॉर पावर और स्टेटस और ये सारी चीज़ें शो की जा रही हैं। दैट इज़ द रॉन्ग वे। गैलीलियो गैलीलाई के अंदर उसने हिस्टोरीफाई किया एक इवेंट को, ठीक है, जस्ट टू गिव अस अ व्यू पॉइंट। ब्रेचेट ने हमें एक व्यू पॉइंट दिया कि भाई ये चीज़ ऐसे है, एक साइंसदान है जो आगे जाना चाहता है वो एक सोसाइटी में, एंड दैट इज़ अ रियल स्टोरी, ठीक है। रियलिटी बेस्ड स्टोरी है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा ज़िंदगी में बैरियर्स भी लगाने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हमारा झुकना जो है वो हमें बहुत आगे लेके जाता है। पुराने लोग यही कहते हैं ना, मेरे अब्बू तो यही कहते थे कि झुके हुए फल को दरख्त लगता है, सॉरी झुके हुए दरख्त को फल लगता है, ठीक है। तो हमेशा झुके हुए दरख्त को बेटा फल लगता है। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ से दिखाई। अब यहाँ पे बेटा अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेमंड विलियम तो मेरे से पूछ लें। टोटल 3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपने मेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। कल हम इसके पास पेपर्स डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी करेंगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। देखिए इसके टोटल 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 इसका जो है ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। नंबर 2 ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज, और नंबर 3 ये रेमंड विलियम का रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक हो गया। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द कॉम्प्लेक्स सीन। तो बेटा जो मैंने आपको अभी नोट्स शेयर किए हैं उसमें कॉम्प्लेक्स सीन का मैंने बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा दूसरा जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, देखिए मेन जो है ना इसके फर्स्ट 2 में से ही क्वेश्चन बन के आता है। मोस्टली अगर आप देखें डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो पे क्वेश्चन आया, इस वजह से बेटा मैंने आप सबको असाइनमेंट दी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने नहीं बनाई, बड़े अफसोस की बात है। बना लीजिएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑर्डर एंड एक्सीडेंट पे आ जाता है क्वेश्चन, या फिर किसी एक एरा पे आता है जो ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में हमने डिफरेंट एराज पढ़े ना, ट्रेडिशंस पढ़ी कि रेनेसेंस कैसी, रेनेसेंस क्या था या सेक्युलर ट्रेजेडी क्या होती है, तो उससे रिलेटेड बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं,
तो रेमंड विलियम से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल भी मैंने आपको करवा दिए। पहले मैंने आपसे पहले बैचेस को ये क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो काइंडली बेटा उनको देख लीजिएगा। बस टोटल यही 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन?